सो नेक्स्ट इज कटिंग्स. कटिंग्स क्या होती हैं? एनी पार्ट ऑफ प्लांट, कैन बी रूट, कैन बी शूट, कैन बी लीफ, that produces roots when put in the soil and eventually give rise to a plant exactly similar to the parent plant. ठीक है. What are cuttings? पौधे का कोई सा भी हिस्सा, वो जड़ हो सकती है, वो उसका तना हो सकता है, वो उसकी पत्ती हो सकती है, जो कि रूट प्रोड्यूस करे जब हम उसको मिट्टी में डालें और एक प्लांट प्रोड्यूस करने में सक्षम हो जो कि बिल्कुल पेरेंट प्लांट को कॉपी करता हो, उसे हम कटिंग कहते हैं. अ कटिंग मस्ट हैव प्राइमरी मेरिस्टम. जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है दैट जो भी कटिंग हम काम में ले रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, उसके अंदर प्राइमरी मेरिस्टम प्रेजेंट होने चाहिए, विभुजोतक प्रेजेंट होने चाहिए. इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सबसे ईजी कन्वीनियंट मेथड माना गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का वाया कटिंग्स. फॉर प्रॉपर रूटिंग ऑफ कटिंग्स, अब कटिंग्स जो हमने काम में ली हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, कायिक प्रवर्धन के लिए, उसमें से प्रॉपरली जड़ें बाहर निकले, उसके लिए ज़रूरी है दैट द मीडियम यूज्ड फॉर प्रोपगेशन शुड एंश्योर इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. जो भी माध्यम हम काम में ले रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर अगर होगा तो कटिंग्स जो हम काम में ले रहे हैं वो अच्छी तरह से जड़ें प्रोड्यूस कर पाएगी. इन इनिशियल स्टेजेस ऑफ अगर हम बात करें कटिंग्स की वेजिटेटिव प्रोपगेशन की इनिशियल स्टेजेस की, जब हम वेजिटेटिवली प्रोपगेट करा रहे हैं वाया कटिंग, तो जो इनिशियल स्टेज होगी प्रवर्धन की, उसमें न्यूट्रिशन कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होता, ये नहीं माना जाता, क्योंकि जो भी हमने कटिंग काम में ली है प्रवर्धन के लिए वो खुद प्रोवाइड करने में सक्षम होती है न्यूट्रिशन फॉर अर्ली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शूट. ठीक है. जो भी हमने कटिंग काम में ली है वो खुद ही शूट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी. कब? ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस, राइट. मीडिया जैसे कि सैंड, पीट, वर्मिकुलाइट, कोकोनट के रेशे, कोकोनट फाइबर्स सूटेबल माने जाते हैं कटिंग्स को ग्रो कराने के लिए, कटिंग्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराने के लिए. नाउ बेसिकली कटिंग्स दो तरीके की होती हैं. एक तो होती है रूट कटिंग और एक होती है शूट कटिंग. तो पहले हम बात करेंगे, अगर हमने जड़ों के टुकड़े लिए हैं, रूट कटिंग्स लिए हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, तो मैनी प्लांट्स विच प्रोड्यूस सकर्स, कई पौधे जो सकर्स प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल कंडीशन में, उनको हम उनका प्रोपगेशन या उनका प्रवर्धन रूट कटिंग्स के द्वारा करा सकते हैं. द मेथड इज ऑफन यूज फॉर प्रोपगेटिंग एप्पल. इस मेथड को हम एप्पल के प्रोपगेशन के लिए, पियर के प्रोपगेशन के लिए, प्लम, चेरी और पोटैटो, इनके प्रोपगेशन के लिए काम में ले सकते हैं. जनरली थिन रूट कटिंग, एक बिल्कुल पतली सी महीन सी रूट की कटिंग जिसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर तक का हो, को काम में लिया जाता है इस प्रोसेस के लिए. अब इस जो हम कटिंग काम में ले रहे हैं इसको हम कब लेंगे? ड्यूरिंग अर्ली विंटर्स में. अर्ली विंटर्स के दौरान 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर की रूट कटिंग को लिया जाता है जब प्लांट्स एक्टिव ग्रोथ फेज में नहीं होते, ड्यूरिंग अर्ली विंटर सीजन. नाउ दीज कटिंग्स आर स्टोर्ड इन द डस्ट और सैंड. इसको डस्ट में या सैंड में स्टोर करके रखा जाता है. इन कूल डैम्प प्लेस में, ठंडी डैम्प जगह पर इसको रख दिया जाता है. एंड प्लांटेड इन नर्सरी और फील्ड इन अर्ली स्प्रिंग. और फिर इनको रखने के बाद अर्ली स्प्रिंग सीजन में प्लांट किया जाता है नर्सरी में या फील्ड्स में. रूट कटिंग्स आर जनरली वर्टिकली एंड जनरली इनको वर्टिकली ग्रो कराया जाता है या प्लांट किया जाता है. एंड प्रिकॉशन शुड बी टेकन, और बहुत केयर रखनी पड़ती है टू कीप द प्रोक्सिमल एंड अपसाइड, कि इसका दूरस्थ सिरा जो है वो ऊपर की तरफ हो, क्योंकि नए शूट्स जो होते हैं डेवलप फ्रॉम एडवेंटिशियस बर्ड्स से ही इनका डेवलपमेंट होता है, जो कि वहां पर प्रेजेंट पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट इज स्टेम कटिंग्स. तो स्टेम कटिंग्स जो होती हैं दे आर यूज्ड टू प्रोपोगेट बोथ हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स. ठीक है. दोनों हर्बेशियस प्लांट्स और वुडी प्लांट्स का प्रोपोगेशन या प्रवर्धन इनके द्वारा हो सकता है. इन हर्बेशियस प्लांट्स एग्जाम्पल क्राइसेंथेमम हुआ, डहेलिया हुआ, इनके अंदर सॉफ्ट टर्मिनल लीफी पोर्शंस जो होते हैं स्टेम के, छोटे छोटे टर्मिनल लीफी पोर्शंस जो होते हैं किसी भी तने के,
कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी, 10 से 15 सेंटीमीटर की लेंथ के जो पोर्शंस होंगे उनको काम में लिया जाता है प्रवर्धन के लिए या प्रोपोगेशन के लिए। दे शुड बी प्लांटेड इन ह्यूमिड चैम्बर, इनको ह्यूमिड चैम्बर में प्लांट करना जरूरी होता है टू प्रिवेंट कटिंग एज दीज कटिंग्स आर सॉफ्ट एंड टेंडर। तो ह्यूमिड चैम्बर के अंदर इनको रखना ज़रूरी होता है, प्लांट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, ये हर्बेशियस कटिंग्स होती हैं, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और टेंडर होती हैं। तो टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, दूसरी चीज़ ये है कि ट्रांसपिरेशन जो है पत्तियों से कम मात्रा में हो, इसके लिए बेसल पार्ट जो होती हैं कटिंग्स की, दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड। ठीक है, बेसल वाला जो रीजन होगा कटिंग्स का, उसमें से पत्तियों को हटा दिया जाता है ताकि ट्रांसपिरेशन की मात्रा भी इनसे कम हो जाए। नाउ द कटिंग्स आर प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर दे आर प्लेस्ड इन द नर्सरी बेड्स। नर्सरी में इनको उगाने से जस्ट पहले ही कटिंग को तैयार किया जाता है, वरना वो अगर हम पहले कर देंगे तो वो डिस्ट्रॉय होने का उनका खतरा रहता है, उनके खराब होने का खतरा रहता है। इसलिए उसको नर्सरी में प्लांट करने से जस्ट पहले ही कटिंग्स को तैयार किया जाता है। हर्बेशियस कटिंग्स रिक्वायर लो टेम्परेचर, इनको कम तापमान की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है और कंटिन्यूस लाइट की ज़रूरत पड़ती है रूटिंग के लिए। अंडर फेवरेबल कंडीशंस हर्बेशियस कटिंग्स जो होती हैं कुछ ही दिनों में रूटिंग कर देती हैं, इनसे जड़ें निकल आती हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ स्टेम यूज, हमने तने का कौन सा हिस्सा काम में लिया है कटिंग के लिए, उस पर डिपेंड करते हुए स्टेम कटिंग्स जो होती हैं उनको टर्मिनल कटिंग्स कहा जाता है। पहला, टर्मिनल कटिंग कब बोलेंगे, व्हेन टर्मिनल पार्ट ऑफ शूट आर यूज, अगर हमने तने का कोई भी टर्मिनल हिस्सा काम में लिया है तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनल कटिंग। सेकेंड इसका फॉर्म है हील कटिंग, मेड बाय स्ट्राइपिंग लेटरल्स फ्रॉम मेन स्टेम, अगर हमने मेन स्टेम में से, मुख्य तने में से कोई सा भी लेटरल पार्ट लिया है, ठीक है, तो हम उसको हील कटिंग बोलते हैं। दस दे कंटेन बहुत सॉफ्ट हर्बेशियस अपर पार्ट, इसमें हर्बेशियस अपर वाला हिस्सा भी होता है, सॉफ्ट पार्ट भी होता है और बेसल वुडी पार्ट भी होता है, क्योंकि हम पूरा लेटरल स्ट्राइप ले रहे हैं इसकी। ठीक है, तो लेटरल स्ट्राइप होने की वजह से इसके अंदर सॉफ्ट और हार्ड, हर्बेशियस और वुडी दोनों रीजन्स पाए जाते हैं। एंड थर्ड फॉर्म इज मैलेट कटिंग, दोज विच स्मॉल पोर्शन ऑफ वुडी ब्रांच, जिसके अंदर छोटा सा हिस्सा वुडी ब्रांच का होता है अटैच्ड टू इट्स बेस, उसको कहते हैं हम मैलेट कटिंग। तो हमने कौन सा हिस्सा कटिंग का काम में लिया रूटिंग के लिए या प्रोपगेशन के लिए, उस पर डिपेंड करते हुए तीन प्रकार की हैं। फर्स्ट इज टर्मिनल, सेकेंड इज हील एंड थर्ड वन इज मैलेट कटिंग। Now next method is layering. The practice of inducing root formation in stem while it is still attached to the parent plant is called layering. ठीक है, layering क्या होती है, वो प्रोसेस जिसमें हम रूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं स्टेम में, स्टेम के अंदर रूट फॉर्मेशन को प्रेरित करते हैं जबकि पेरेंट प्लांट से पौधा अटैच फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस प्रैक्टिस को हम कहते हैं लेयरिंग। सम कॉमन मेथड्स ऑफ लेयरिंग आर, पहला है सिंपल और ऑर्डिनरी लेयरिंग। तो सिंपल या ऑर्डिनरी लेयरिंग जो होती है, इट इज जस्ट सिमिलर टू नेचुरल लेयरिंग फाउंड एज, स्ट्रॉबेरी में जिस तरह की लेयरिंग देखी जाती है हम कह सकते हैं वो सिंपल या ऑर्डिनरी लेयरिंग फॉर्म में होती है। नाउ इन सिंपल लेयरिंग द लोअर फ्लेक्सिबल ब्रांचेस ऑफ स्टॉक प्लांट, जो भी हमने स्टॉक काम में लेना है, स्टॉक प्लांट किसको बोलेंगे, जिसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए काम में ले रहे हैं, तो स्टॉक प्लांट की निचली फ्लेक्सिबल ब्रांचेस जो होती हैं वो सूटेबल मानी जाती हैं सिंपल लेयरिंग के लिए। ठीक है, द सिलेक्टेड फ्लेक्सिबल ब्रांचेस, जो भी हमने फ्लेक्सिबल ब्रांचेस सिलेक्ट की हैं उनको सबसे पहले हम ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, उनकी ट्रिमिंग कर लेते हैं, उनमें से साइड ब्रांचेस को हटा देते हैं, पत्तियों को हटा देते हैं टिप से 10 से 30 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, जो उसका टिप होगा वहाँ से 10 से 30 सेंटीमीटर नीचे जा कर के हम उसकी जितनी भी साइड ब्रांचेस हैं उनको हटा देंगे और लीव्स को हटा देंगे, यानी कि फ्लेक्सिबल ब्रांचेस की ट्रिमिंग कर देंगे सबसे पहले। नाउ आफ्टर ट्रिमिंग इट इज़ बेंट टू द ग्राउंड, ट्रिमिंग करने के बाद हम उसको फ्लेक्सिबल ब्रांचेस को ग्राउंड की तरफ झुकाते हैं, बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, एंड कवर्ड विद 5 to 10 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल, और उसको
मिट्टी की 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी परत के द्वारा ढक देते हैं। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस आइदर टू मेक अ गर्डल बिलो द लोएस्ट लीफ, ठीक है, या तो हम एक गर्डल यानी कि एक करघिनी टाइप की बना लेते हैं सबसे निचली जो पत्ती है वहाँ पर, ठीक है, इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द ब्रांच के दूरस्थ सिरे में, या फिर हम स्लिट्स बना देते हैं, छोटे छोटे खांचे बना देते हैं चाकू से, नाइफ से, अंडर ईच नोड टुवर्ड्स द डिस्टल एंड ऑफ द फ्लेक्सिबल ब्रांच। नाउ दिस प्रैक्टिस, ये हम क्यों कर रहे हैं, खांचे क्यों बना रहे हैं हम, या हम करगिनी क्यों बना रहे हैं, है ना, या स्लिट्स क्यों बना रहे हैं हम, ये हम इसलिए कर रहे हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स, ताकि मेटाबोलाइट्स जो हैं उनका फ्लो रुक जाए फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द फ्लेक्सिबल शूट, ठीक है। फ्लेक्सिबल शूट के जो दूरस्थ सिरा है वहाँ से मेटाबोलाइट्स के आवागमन को रोकने के लिए हम ऐसा करते हैं। एज अ रिजल्ट मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट इन इट्स डिस्टल एंड, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो मेटाबोलाइट्स हैं वो दूरस्थ सिरे पर इस ब्रांच के इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, एंड प्रमोट रूट फॉर्मेशन इन द लेयर, और वहाँ पर ये इकट्ठे होने की वजह से रूट के फॉर्मेशन को प्रेरित करेंगे। नाउ द बेस्ट टाइम फॉर लेयरिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन, ओके। लेयर यूजुअली टेक्स 4 to 8 वीक्स टू रूट, एक लेयर में से जड़ें निकलने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते का समय लगता है। द रूटेड लेयर इज सर्व्ड फ्रॉम स्टॉक प्लांट, उसको स्टॉक प्लांट की तरह उसको काम में लिया जाता है और उसको नर्सरी में रखा जाता है या किसी पॉट में, गमले में रखा जाता है कुछ समय के लिए, बिफोर प्लांटिंग इट इन अ न्यू साइट, नई साइट पर प्लांट करने से पहले इनको स्टॉक के रूप में संभाल करके नर्सरी में या किसी गमले में रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म इज आफ्टर सिंपल या ऑर्डिनरी लेयरिंग, द नेक्स्ट इज टिप लेयरिंग। नाउ इन गूसबेरी, करौंदा जिसे कहते हैं, ब्लैकबेरी एंड रेस्पबेरी, द ग्रोइंग टिप ऑफ करंट ईयर्स शूट इज बेंट, ठीक है। तो इनके अंदर क्या किया जाता है कि जो ग्रोइंग टिप है, जो भी शूट उग रही है, करंट ईयर्स मतलब जो अभी प्रेजेंट में उग रही है, उसकी ग्रोइंग टिप को बेंड कर दिया जाता है एंड बरीड इन द सॉइल, और बेंड करके, मोड़ करके मिट्टी में दबा दिया जाता है टू अ डेप्थ ऑफ 5 to 7.5 सेंटीमीटर की गहराई तक। नाउ द कवर्ड टिप गिव्स आउट बंच ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स इन द सॉइल, तो जो हमने टिप कवर की है उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स के कुछ गुच्छा मिट्टी में से बाहर निकलता है। इन 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते के समय में हम देखते हैं कि कवर्ड टिप जो है उसमें से बंच ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। एट द सेम टाइम द शूट टिप इमर्जेस आउट ऑफ द सॉइल सरफेस, उसी समय शूट टिप भी बाहर निकलती है मिट्टी की सतह के। द प्लांटलेट्स ऑब्टेन्ड बाय टिप लेयरिंग के द्वारा जो छोटे छोटे पादपक निकलते हैं, ये प्लांटलेट्स फॉर्म होते हैं, आर वेरी टेंडर, बहुत महीन होते हैं, एंड देयरफॉर दे हैव टू बी प्लांटेड इमीडिएटली आफ्टर सेपरेशन, इसीलिए उनको सेपरेट होते ही प्लांट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लेयरिंग इज कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग। इट इज सुटेबल फॉर प्लांट्स विद लॉन्ग स्लेंडर शूट्स, ऐसे पौधे जिनके अंदर लंबी स्लेंडर शूट्स पाई जाती हैं उनमें कंपाउंड लेयरिंग की जाती है। द शूट इज बेंट एंड लेड टू द ग्राउंड, इसमें भी अगेन जो शूट है उसको बेंट करके जमीन पर बिखेर दिया जाता है, बिछा दिया जाता है। इट इज कंपाउंड या इट इज कवर्ड विद द सॉइल एट शॉर्ट रेगुलर इंटरवल। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो शूट हमने बेंट की है और ज़मीन पर हमने उसको बिछाई है उसको हम मिट्टी से ढक देते हैं थोड़े थोड़े इंटरवल्स की दूरी पर, सो दैट सम ऑफ द पार्ट्स आर एक्सपोज, ताकि उसके कुछ हिस्से तो एक्सपोज हो जाएं जबकि कुछ जो है वो मिट्टी में नीचे दब जाए। नाउ रूटिंग टेक्स प्लेस एट ईच कवर्ड नोड, वो हिस्सा जो कवर्ड है उसमें से रूटिंग होती है, एंड बर्ड्स आर एक्सपोज्ड फ्रॉम द शूट्स। नाउ आफ्टर द रूट्स एंड एरियल शूट्स हैव बीन फॉर्म्ड, जहाँ कवर्ड हिस्सा था वहाँ से रूट निकलेगी, जो कवर्ड नहीं था वहाँ से बर्ड्स और शूट्स निकलेगी। नाउ आफ्टर द रूट्स एंड एरियल शूट्स हैव बीन फॉर्म्ड, रूट्स और एरियल शूट्स के फॉर्म होने के बाद में द लेयर्ड शूट इज कट इनटू पीसेस, इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। ईच पीस कंसिस्टिंग ऑफ अ बंच ऑफ रूट एंड अ शूट, हर टुकड़े के अंदर
रूट्स का गुच्छा और एक शूट का थोड़ा सा हिस्सा प्रेजेंट होना चाहिए। Thus, compound layering, unlike simple layering, gives many plants for single shoot. Compound layering के द्वारा एक सिंगल शूट से हम कई सारे प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं जो कि सिंपल लेयरिंग में पॉसिबल नहीं था। Next is continuous or trench layering. In this method, the middle and basal part of some long shoots are placed in 5 to 10 cm deep trench, leaving the apical portion exposed. तो इस प्रोसेस में या इस मेथड में जो मिडिल पार्ट बीच वाला हिस्सा होता है या बेसल वाला पार्ट जो होता है लंबी लंबी शूट्स का, उसको 5 से 10 सेंटीमीटर गहरी खाई में, ट्रेंच मतलब खाई में रख दिया जाता है, लीविंग द एपिकल पोर्शन एक्सपोज, और ऊपर वाले एपिकल पार्ट को एक्सपोज रखा जाता है। टू प्रमोट रूटिंग, रूटिंग को प्रमोट करने के लिए एट द नोड्स ऑफ लेयर्ड पोर्शन देयर आर नॉच्ड और स्लिट्स, खांचे बनाए जाते हैं या स्लिट्स बनाए जाते हैं, निशान बनाए जाते हैं ऑन द लोअर साइड, निचली सतह पर। एग्जाम्पल, एप्पल में ऐसा देखने को मिला है और पियर में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एयर लेयरिंग और गुटी। ये टेक्निक यूज़ की जाती है उन प्लांट्स पर जहाँ पर कि तना जो होता है, स्टेम ब्रांच जो होती है, इट कैन नॉट बी बेंट, उसको बेंट नहीं किया जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता ग्राउंड तक। एग्जाम्पल, लीची में ऐसा देखा जाता है, गवावा में ऐसा देखा जाता है, ऑरेंज में ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ द स्टेम इज गर्डल्ड, स्टेम को क्योंकि हम बेंट नहीं कर सकते इसलिए हम वहाँ पर गर्डल करते हैं। गर्डल मतलब उसमें से रिंग ऑफ बार्क टिश्यू हटा दी जाती है, उसको हम गर्डलिंग बोलते हैं। या फिर उसमें स्लिट बनाया जाता है, घाव कर दिया, कट करा जाता है एट एन अपवर्ड एंगल पर, एंड उसको मॉइस्ट मॉस से या कॉटन से ढक दिया जाता है। देन इट इज़ रैप्ड विद पॉलीथीन बैंडेज से या पॉलीथीन बैग से हम उसको ढक देते हैं ताकि वो सूखने से बच सके। Now next is grafting. The technique of joining together the parts of two different plants in such a manner that they live as one plant is called grafting. वो टेक्निक जिसके द्वारा हम दो प्लांट्स को या दो प्लांट के पार्ट्स को, दो डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं कुछ इस तरह से दैट वो एक ही प्लांट के रूप में ग्रो करने लग जाए, उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। जनरली दो तरीके की ग्राफ्टिंग देखी जाती है, साइन ग्राफ्टिंग एंड बड ग्राफ्टिंग। साइन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्विग, इसमें एक टहनी होती है विद सेवरल बर्ड्स, जिसमें बहुत सारी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। द स्टॉक मे बी प्रॉमिसिंग रूट स्टॉक, ठीक है, जो हम स्टॉक काम में लेंगे यहाँ पर वो प्रॉमिसिंग रूट होना चाहिए, रूट स्टॉक होना चाहिए। वेरी यंग साइन, अब इस प्रोसेस के द्वारा, साइन ग्राफ्टिंग के द्वारा कोई भी बहुत यंग साइन जो होता है उससे हम कैपेबल बना सकते हैं टू फ्लावर बाय ग्राफ्टिंग देम ऑन मैच्योर स्टॉक। यंग साइन को मैच्योर स्टॉक में ग्राफ्ट करके हम उससे भी फ्लावरिंग करा सकते हैं वाया साइन ग्राफ्टिंग मेथड। नाउ फॉर सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल रहे उसके लिए जरूरी है दैट साइन एंड स्टॉक जो भी हम काम में ले रहे हैं दे आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली कॉन्टैक्ट में होने जरूरी हो जाते हैं। वेरियस मेथड्स ऑफ साइन ग्राफ्टिंग आर विप और टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग एंड क्राउन ग्राफ्टिंग। ये तीन मेथड्स हैं साइन ग्राफ्टिंग के। नेक्स्ट इज बर्ड ग्राफ्टिंग। इस मेथड में साइन जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बर्ड, एक सिंगल बर्ड होती है साइन में, और इसके साथ साथ इसमें कुछ पोर्शंस या कुछ पार्ट होते हैं लिविंग टिश्यूज के भी। अ टी शेप्ड इंसिजन इज मेड इन द बार्क ऑफ स्टॉक, जो भी स्टॉक हम काम में ले रहे हैं यहाँ पर उसकी बार्क पे हम एक छोटा सा कट या इंसिजन टी शेप का लगा देते हैं। बार्क इज जेंटली रेज, अब जो बार्क हम काम में ले रहे हैं इट इज जनरली रेज्ड ऑन द एजेस, किनारों पे उसको बार्क को रेज किया जाता है, एंड द साइन इज इंसर्टेड इनटू द इंसिजन, ठीक है, और साइन जो है उसको जहाँ हमने घाव लगाया है, कट लगाया है, उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। इट इज़ देन फर्मली फास्टेंड विद स्ट्रिंग्स, और उसको बहुत टाइटली बांध दिया जाता है स्ट्रिंग के द्वारा, धागों के द्वारा, और इस प्रोसेस को हम टी बडिंग भी कहते हैं। द बर्ड जर्मिनेट्स आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो बर्ड है वो अंकुरित हो जाती है, जर्मिनेट हो जाती है, एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ न्यू प्लांट, और नए प्लांट का हिस्सा वो बन जाती है। जनरली ऐसा रोज के अंदर और पीच के अंदर देखा गया है, और इसके अलावा कुछ फ्रूट ट्रीज भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रवर्धन इस मेथड द्वारा किया जाता है।
Now the next method is micropropagation. The technique of propagation involving cell, tissue and organ culture is micropropagation. प्रवर्धन की वो विधि जिसके अंदर सेल्स को, टिश्यूज को और ऑर्गन को कल्चर कराया जाता है उसे माइक्रोप्रोपगेशन कहते हैं. द सक्सेस ऑफ PTC, प्लांट टिश्यू कल्चर की जो सक्सेस है, हैज़ मेड पॉसिबल लार्ज स्केल क्लोनिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज. तो PTC के सक्सेस के साथ में ये पॉसिबल हो पाया है कि प्लांट स्पीसीज की ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा स्केल में क्लोनिंग हम कर सकते हैं. This technique is very useful because it makes possible to produce literally millions of high quality genetically important plants. इस विधि के द्वारा बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के जेनेटिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा सका है विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन स्पेस. कम जगह इन्वेस्ट करके, कम टेक्निकल सपोर्ट के द्वारा और कम मटेरियल के यूटिलाइजेशन से हम जेनेटिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स को ज़्यादा मात्रा में और हाई क्वालिटी के प्लांट्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं बाय यूजिंग दिस process. Now the most common technique is to place excised meristematic tissue on a medium. इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक्साइज की हुई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को एक मीडियम में रखते हैं या ग्रो कराते हैं. दैट रिड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस, जिसके कारण एपिकल डोमिनेंस कम होता है एंड इंकरेजेस एक्सिलरी बड डेवलपमेंट, और ये एक्सिलरी बड के डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रेरित करता है. द न्यू शूट्स कैन बी सेपरेटेड, नए शूट्स को इसमें से हम अलग कर सकते हैं और उनको वापस से सब कल्चर करा सकते हैं टू प्रोड्यूस मोर एक्सिलरी शूट्स, ताकि हमको और ज़्यादा एक्सिलरी शूट्स मिल सकें. और दे आर प्लेस्ड इन अ मीडियम दैट इंड्यूसेस रूटिंग एंड प्लांटेड इन द पॉट्स और नर्सरी बेड्स. ऐसे मीडियम में हम इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि रूटिंग को प्रेरित करे और उसके बाद में हम इसको प्लांट कर सकते हैं पॉट्स के अंदर या नर्सरी बेड्स के अंदर. ऑल्टरनेटिवली टिश्यूज़ कैन बी यूज्ड, इसके अलावा हम कई सारे टिश्यूज़ को काम में ले सकते हैं टू एस्टैब्लिश कैलस कल्चर, ताकि हम कैलस कल्चर को प्रेरित कर सकें, विच मे बी इंड्यूस टू फॉर्म रूट एंड शूट. और कैलस कल्चर करा करके उसके द्वारा हम रूट और शूट के फॉर्मेशन को इस विधि द्वारा प्रेरित कर सकते हैं.